Okay, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalamu wa rahmatullah. So let's re-begin the course after quite a long vacations. So hopefully you all have enjoyed the elections. Okay, so far I have not found the attendance being uploaded on Kalam. So yeah, take the attendance manually until unless we found जी उसको convert कर दिया जाए कलम के अंदर. So till then, so let's have a recap, not a quick one, but a slow recap because we started the course and then there was a gap of more than a week. So it's better to recap or revise what we learned in the first week and then attach few other details to where we want to go to or to where we want to proceed in this course. So these were the contents actually which was shared with you और ये teams के ऊपर भी मैंने share कर दी हैं. Teams पे अभी नहीं मिले आपको? Okay, वो मैं share कर दूंगा. मेरे ख्याल में कोड है generate करके वो आपसे share करना है तो then you know. ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में. ठीक है, टीम्स है, एलएमएस है और व्हाट्सएप ग्रुप है. ये तीन चीजें हैं तीनों पे होती हैं. सो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है डेटा सोर्सेज एंड देयर टाइप्स. इस पे हमने बात कर ली थी. केस को इशू है ना, देखें सबसे पहले तो बात ये है कि आप लोगों को इश्यूज रेज करने हैं कि ये जी ये हमने कॉन्टेंट्स कवर किए थे. द कॉन्टेंट्स आई कवर्ड ड्यूरिंग माय प्रीवियस लेक्चर्स और द वीक, द स्टार्टिंग वीक, द फर्स्ट वीक, डेटा सोर्सेज एंड देयर टाइप्स. देन प्री प्रोसेसिंग पे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि ये जब आप डेटा एनालिसिस सीखेंगे तो इट विल कवर व्हाट इंक्लूड्स प्री प्रोसेसिंग. इस पे हमारी बातचीत चल रही थी. डेटा विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड द नीड फॉर इंफरेंशियल मॉडल्स पे बात नहीं की, बट वी कवर्ड द कंटेंट्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन अ बिट एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्वाइट अ लॉट इन आवर डिस्कशन ऑफ 3 hours इन द फर्स्ट वीक. तो इसी से हम गो थ्रू करते हैं. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. डेटा सोर्सेज के रेफरेंस से हमने फॉर इंस्टेंस बात की थी because it's very important in the applied research. ये आपका information कहाँ से है? The information actually you are analyzing is coming from where? तो या तो उसका कोई legitimate source होगा online या offline, for instance. So there are plenty of online sources. These are few examples. क्या करेंगे USDA data set पे. इनमें से USDA डेटा सेट की एक फाइल होगी जिसमें हम वर्किंग करेंगे क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस. एंड देन देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑफलाइन सोर्सेज, जस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंस्टेंस होती हैं जो ये डाटा मैंने आपसे शेयर किया था. ये वाला एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज फॉर इंस्टेंस, ये बालाकोट की एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज है और इसी तरह ये मुल्तान की एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज है. ये आपकी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो कंप्यूटराइज्ड डाटा प्रोसेसिंग सेंटर है, CDPC, कंप्यूटराइज्ड डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, जिसका हेड ऑफिस जो है वो कराची में है. तो उससे ये डाटा हमने एक्वायर किया, डेली डाटा, एंड देन वी फाउंड एनुअल मैक्सिमम्स आउट ऑफ इट. ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम देखें दो तरह के एनालिसिस हैं. एक तो आप नॉर्मल एनालिसिस करें अपनी डाटा सीरीज का, दूसरा ये है कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज एनालिसिस करें. एक्सट्रीम्स की जब आप बात करते हैं तो वो रोजाना एक्सट्रीम्स नहीं हो रहे होते. देखिए क्लाइमेट चेंज का बुनियादी तौर पे इफेक्ट अगर आप लोगों ने स्टडी करना है या इम्पैक्ट देखना है तो टाइम सीरीज डाटा के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट देख सकते हैं, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स क्या चेंज आया है. मेरा जो स्पेसिफिकली एरिया ऑफ रिसर्च है तो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टडीइंग एक्सट्रीम्स because it has the worst consequences on the human life and the associated things.
क्योंकि खुदा न खास्ता अगर सैलाब आ जाए तो ज़ाहिर है मुल्क में बहुत मसाइल होते हैं। इसी तरह बारिशें बहुत शदीद शुरू हो जाए तो भी मसाइल होते हैं, सर्दी बहुत शदीद हो जाए या गर्मी बहुत शदीद हो जाए या जलजिला आ जाए, तो ये वो चीजें जो एक्सट्रीम्स हैं बुनियादी तौर पर। तो स्टडिंग एक्सट्रीम्स, evaluating extremes, analyzing extremes और modeling extremes, ये ही मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है प्राइमरीली। यहीं से मैंने काम का आगाज किया था। तो बात हो रही है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको वैलिड और लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड इन योर अप्लाइड रिसर्च फ्रॉम वेयर यू हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन। सो वो सोर्स कोई वैलिड ऑनलाइन लिंक भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जितने अच्छे जर्नल्स हैं डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल्स में अगर आप देखें तो दे हैव द डाटा रेपोजिटरीज विद देम, और ये कैगल उसी तरह की एक शेप है। You will find plenty of published studies having associated data published on Kaggle. ठीक है, मेरे अपने स्टूडेंट्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स में दे आर ट्राइंग टू सबमिट अ पब्लिकेशन एंड दो चीजें उसमें वाज़िया तौर पे डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल में लिखी है। नंबर वन कि आपका डाटा कहाँ है, डू यू हैव अ सोर्स, या वो डाटा आप शेयर करेंगे नहीं करेंगे तो वो कंसिडर ही नहीं करेंगे इसके रिव्यू प्रोसेस को। नंबर टू, कोड्स, जो आपने कोड्स रन किए हैं उनकी डिटेल्स कितने हैं, दोस हैज टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड विद द रिसर्च पेपर। तो अब दुनिया में कोई छुपी चीज नहीं रही कि जी हमने ये कर लिया तो हम छुपा के रखेंगे तो दुनिया को नहीं बताएंगे। दिस इज द ओल्ड फैशन्ड ट्रेडिशन ऑफ रिसर्च। सो ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशंस आर चेंजिंग इन रिसर्च। अगेन एम्फसाइज ये है कि जिस इंफॉर्मेशन लिंक से सोर्स से आपकी इंफॉर्मेशन आई है, डाटा जो है जो आपने एनालाइज करना है, यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ दैट सोर्स। प्राइमरी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं जो सर्वे बेस्ड होती है, परसेप्शन के ऊपर सर्वे बेस्ड। ये जैसे फॉर इंस्टेंस अभी आपके रिसेंट इलेक्शंस हुई हैं तो इसके ऊपर जितने भी अब ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ऑब्जर्वेशंस रेज करेंगे प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ जाके, तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी हो सकती हैं, ठीक है, सैंपल स्टडीज भी हो सकती हैं, और वो आपका सर्वे बेस्ड स्टडीज भी हो सकती है। अगर आप सर्वे प्लान करते हैं तो फिर आप इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे, कैसे उसको कहेंगे कि लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है या वैलिड इंफॉर्मेशन है फॉर एनालिसिस। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज अगेन डाटा सोर्सेज एंड देयर टाइप्स। उसके रेफरेंस से हमने ये डिस्कशन कर ली थी, what is a variable, because this is a course related to data analysis. So by data I mean, or we all have to be on the same page, that we mean information of a variable. वेरिएबल की कुछ वैल्यूज होंगी जिन वैल्यूज को थोड़ी या ज्यादा, इनसफिशिएंट और सफिशिएंट, लार्ज और स्मॉल, यूनिवेरिएबल और बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट, इट डिपेंड्स ऑन व्हिच फिनोमेना यू वांट टू रिसर्च। लेकिन होगा वो एक वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होंगे या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे विद सर्टेन इंस्टेंसेस। उनमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव में आपके डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, क्वालिटेटिव में आपके ऑर्डिनल, नॉमिनल, and then how you collect the information, present the information, describe the information, compare the information and infer from the information. So जो एक usual scheme of analysis होगी वो यही है, collect the information, I will from the information from where you are gathering the information, collection, then comes presentation. This presentation also includes visualization. Then description, describe the information, and then model the information. That is last very supposed to watching. इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह एक दफा ये इन्फॉर्मेशन कल के आ जाए तो आप भी जल्दी आ जाए इंशाल्लाह। जी की अटेंडेंस 7 मिनट तक हुआ करेगी, 5:07 तक। उसके बाद जो आए तशरीफ लाए हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी लास्ट में थे हम उसको आज नहीं पता सर, आज नहीं पता ये डे 1 से ही मैंने ये अनाउंस कर दिया था। अभी बस आई ही नहीं, ठीक है। अभी तो अब आपकी खुशबख्ती क्या है, because attendance is not stay on करना अपनी registrations वगैरह बस नहीं। अभी तो यार मैनुअल अटेंडेंस है तो वो करती है।
जो ही इंशाल्लाह आप घबराएं नहीं, because there are certain procedures already in place, तो आप खुद ही हो जाएंगे। इंसान आता है तो खुद ही इंसान है, तो वो खुद ही जब वो अटेंडेंस करना शुरू कर देता है, उसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, इसमें कोई किसी को शक शुबा है तो प्लीज बोलें, क्योंकि देखिए एक तरतीब है ना, बाद में कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, सब कुछ हेल्दी डिबेट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। आई एब्सोल्युटली डू नॉट एक्सपेक्ट कि जो मैं पढ़ाऊं आप रिप्रोड्यूस करें वो चीजें इवैल्यूएशंस के अंदर, बट अगेन देयर इज सर्टेन एक्सपीरियंस ना, वो चीजें चलेंगी इस तरीके से। जब आप अप्लाइड रिसर्च को लिखना स्टार्ट करते हैं तो यू always write about the collection and procedure of the information, and then you present the information. It includes visualization, tasveerein kaise benti, and then you describe the information like you model the information, and not always you model the information. Sometimes you just describe the information, you compare the information, and then you introduce certain models for predictions. जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च जो है ना एमएस की स्पेशली उसके अंदर मॉडलिंग होगी तो ही वो रिसर्च होगी। If you don't know that what that information is, so describing the information is quite enough to, or comparison of the information is quite enough to. For instance, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि जी जो एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज बालाकोट की है और जो एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज का ट्रेंड मुल्तान में है, हाउ डिफरेंट द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज आर, ये कंपैरेटिव स्टडी है। ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज ऑफ द रेनफॉल ऑफ मुल्तान ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, और the trends and tendencies of the rainfall of बालाकोट अगर आप कंपेयर कर लें, लेकिन तो सलाम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्लीज लेक्चर में आया करें तो दिल भी कर लिया करें। जैसे नमाज पढ़ रहे हो ना तो आप ऊपर से जाएं जमात को शामिल हो तो जरूरी नहीं सलाम। एनीहाउ सो अच्छे बच्चे टाइम पे प्लीज आने की कोशिश करें, प्लीज प्लीज, इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज द लास्ट वीक, होपफुली इस वीक में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी तो अगले में फिर आप कहा करेंगे प्लीज एंड आई विल रिजेक्ट इंशाल्लाह दैट प्लीज, और सर प्लीज अटेंडेंस लगा दे, शॉर्ट हो जाएगी तो वो फिर 7 मिनट्स अगेन एंड अगेन। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है जी, 5 बजे जो क्लास शुरू होगी 5:07 तक, या जब तक ये कलम खुला मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तो उस दौरान अगर आपके आगे तो अटेंडेंस लगेगी हमेशा। हर क्लास में सबसे पहला काम मेरा अटेंडेंस का, ठीक है? तो कोशिश किया करें कि जो एलोकेटेड टाइम स्लॉट है, ट्राई टू कम 10 मिनट्स अर्लियर देन दैट ऑफ एलोकेटेड टाइम स्लॉट, क्योंकि ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। 5:50 पे ही छोड़ दिया करूंगा ताकि मगरिब आप पढ़ लें इन बिटवीन 6 बजे तक इंशाअल्लाह। सो लेट्स रिवाइज जी, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ये वाली डिस्क्रिप्शन, प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, इसकी रिवीजन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आई हैव नो आइडिया, थोड़ी पहला क्विज लेंगे ना, थोड़ी इवैल्यूएशन हो जाएगी कि जो आपके सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस हैं उनमें आपका कितना स्किल सेट ऑलरेडी है। इफ यू हैव अ गुड स्किल सेट तो फिर तो हम लैंग्वेज पे जा सकते हैं और पाइथन के ऊपर, बट इफ यू डोंट हैव दैट लेवल ऑफ स्किल सेट तो फिर हमें थोड़ा अरसा 4 हफ्ते से 8 हफ्ते जो रेडली अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं पे चलना होगा, जो पका पकाया हलवा होता है। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट क्लिक एंड इट विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। तो फिर उसके बाद ही हम शिफ्ट हो सकते हैं, नियर अबाउट जब हम मिड के करीब करीब पहुंचेंगे देन वी कैन शिफ्ट। ओके, अच्छा जी, इफ यू आर नॉट फेमिलियर तो में डाटा इनपुट होगा। फर्क सिर्फ इसमें और एक्सेल शीट में ये वाली रो है, बाकी ये C1 C2 मीन कॉलम्स, कॉलम में भी डाटा एंटर कर सकते हैं, रो में भी डाटा एंट्रीज कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। लेकिन एक्सेल शीट में सीरियल नंबर 1 यहाँ से शुरू हो जाता है
फिर आप यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो आगे वैल्यूज अगर 10 आप एंटर करते हैं तो 11 सीरियल नंबर तक पहुंची होती है, तो ये कंफ्यूजन होती है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी डू हैव विजुअलाइजेशन प्रोसेस। उसको यहाँ पे उन्होंने पहली रो दे दी है जस्ट टू राइट द नेम ऑफ अ वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल का नेम देना, कुछ भी नेम नहीं देंगे तो कम से कम उसको x y या z से डिनोट करना इट्स कंपल्सरी, अदरवाइज वेरिएबल का नाम लिखना होता है। The name of the variables are usually denoted by capital English alphabets. However, their values are usually denoted by small English alphabets. For instance, if you have defined a variable x having n number of observations, you have लिख सकते हैं let x is equal to annual maximum rainfall series of Astor or Multan, जो आपका दिल करे, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यूज होंगी यार। ये फॉर इंस्टेंस आपका पहला वैसे टारगेट यही था, ये मैंने आपको कहा था कि आप जो क्लाइमेट वेरिएबल्स है ना उनको प्लीज देख लें एक दफा, कि क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले भी स्टूडेंट बैठे होंगे। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से कितने स्टूडेंट्स, प्योरली इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से, नॉन क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड से कितने स्टूडेंट्स, नॉन क्वांटिटेटिव मीन एनालिसिस जिनका मेरी तरह का हल्का सा एनालिसिस जिनका स्ट्रांग नहीं है, अभी तक जितना भी आप पढ़ चुके हैं अपनी सारी उम्र में उसकी बेसिस की बात, हाथ खड़ा कर दें आप दूसरों को देखे बगैर कि दूसरे हाथ खड़ा करते हैं या नहीं। नॉन क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड से जितने लोग हैं ऊंचा हाथ खड़ा करें, एवेल्युएशन तो सबकी उसी तरह की, ठीक हो। तो जिस चीज की प्लीज समझ ना आए ना तो वो पूछ लेना है फौरन, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा क्राइटेरिया होता है कि आप सवाल पूछने से पहले इधर उधर देखें, फिर आप कभी सवाल नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर हर एक ने अपना देना है, एवेल्युएशन हर एक की अपनी होनी है, और थीसिस भी इन द एंड हर एक ने अपना करना। ये टाइम सीरीज डेटा है क्योंकि ईयर्स अलोंग विद देयर वैल्यूज है। तो अगर आप इक्वल टाइम के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे डेली कलेक्ट कर ले, चाहे मंथली कलेक्ट कर ले, चाहे ईयरली कलेक्ट करें, सो कांस्टेंट टाइम के ऊपर अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो टाइम सीरीज है। मॉडलिंग अप्रोचेस बदल जाती हैं एनालिसिस के अंदर ही। टाइम सीरीज एनालिसिस की अपनी मॉडलिंग अप्रोचेस हैं, टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज एनालिसिस की अपनी मॉडलिंग अप्रोचेस हैं। एक जनरल इंप्रेशन जो ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सीरीज है, थोड़ी सी आगे की बात, लेकिन करना जाहिर एनालिसिस के स्टार्ट में ही चाहिए। whatever you are giving input for modeling, आउटपुट उसके हिसाब से चले। नंबर 1, जितना स्पैन है ना इंफॉर्मेशन का, उस स्पैन के रेफरेंस से ही आगे प्रेडिक्शन। मिसाल के तौर पे आपके पास डाटा है 1980 से लेकर 2015, 36 साल का डाटा। अगर आप टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं तो 36 साल की प्रेडिक्शन कर सकते, 136 साल की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, 200 साल की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, 500 साल की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, 1x तक जा सकते, ठीक है। टाइम सी जनरल फिनोमेना है। अब ये आपने किसी स्पेसिफिक में नहीं आपने 2x कर लिया हो, ठीक हो गया, ये पर्टिकुलर इशू है, जेनेरिक फिनोमेना। when you are doing time series analysis, so whatever be the span of the input, आपकी जो प्रेडिक्शन होगी, अगर आपकी मॉडल बना के प्रेडिक्ट करना है तो उतनी ही होगी जितना आपका विशेष है, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन से उतना स्पैन आप आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ भी ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनएफिशिएंट प्रेडिक्शन। ज़्यादा प्रेडिक्शन में एफिशिएंट हो तो कोई मानेगा नहीं, जब कोई मानेगा नहीं तो वैल्यू और जस्टिफाइड। तो जो इसके अंदर कंटेंट्स इंक्लूडेड है कि अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज के हिसाब से चलें तो देयर आर मॉडल्स जो आपको 3x प्रेडिक्शंस तक देंगे। 36 साल का स्पैन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उससे बात कर सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज में। इसके ऊपर वो होस्ट में जो आपसे शेयर करेंगे टाइम मोमेंट्स उसमें है, कीवर्ड्स एस्टिमेशन टेक्निक है, इसी पे मेरा पीएचडी कर रहा था। एस्टिमेशन टेक्निक बदल गई, डेटा का स्ट्रक्चर टाइम सीरीज टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज में लिया है। आपके पास ऐसे मॉडल्स हैं जो आपको 3x तक प्रेडिक्शंस दे सकते हैं।
देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कारोबार नहीं बना उसको कंट्रोवर्सी में आती है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए। कोई भी आप हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब इन प्लेस करते हैं रिवर सिस्टम से ऊपर, वो 2 साल या 5 साल या 10 साल की कम से कम जो लाइफ स्पैन है 50 साल 100 साल 200 साल की। और तो आज के दिन उनकी डिजाइन कैपेसिटी की वो प्रेडिक्शंस चाहिए, ये जो उनके गेट्स हैं और वो जो जहाँ से पानी का आउटफ्लो है, तो मैक्सिमम डिजाइन कैपेसिटी की चाहिए। आमतौर पे पाकिस्तान में तो ये बहुत ट्रू है कि एक नस्ल एक ही घर बनाती है। आपके वालिद ने जो बनाया, जब आप उसमें जाएंगे तो आप नया घर कोई बनाएंगे जरूर। जब कोई घर बनाया जाता है तो ये जरूर देखा जाता है कि फैमिली की एक्सटेंशन विद रिस्पेक्ट टू द करंट रिसोर्सेज, फैमिली साइज फॉर द नेक्स्ट 10 20 30 इयर्स जो नॉर्मली स्पैन होता है उसके बाद की लाइफ का, वो जरूर ज़हन है। सो आज के इसीलिए फिर आप मॉडलिंग टेक्निक्स बदलते हैं, क्योंकि टाइम सीरीज में अगर ये 36 साल की इंफॉर्मेशन है और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो 2 तरीके हैं, या तो और 36 साल वेट कर लें, या फिर सिमुलेट करके डाटा का स्पैन बढ़ा लें, या फिर मॉडलिंग टेक्निक बदल। सो देयर आर वेज टू डील। सो अगर आप इसको टाइम को सेपरेट कर लेते हैं और बाकी सिर्फ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं, ये टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज है। हम जो अपने कोर्स का आगाज है वो इसी यूनी वेरिएबल इंफॉर्मेशन से करेंगे कि अगर ये मैक्सिमास हैं आपके मुल्तान के, कि अगर आपके पास एनुअल मैक्सिमम सीरीज हो, कि आपने क्या किया, डेली इंफॉर्मेशन ली, डेली रिकॉर्ड्स लिए 1980 यकम जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1980 तक जो डेली डाटा रिकॉर्ड होता रहा, उस डेली डाटा में से आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू साल की चुन ली। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग एनालिसिस। इसके ऊपर बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जिन सब लोगों ने वो जो बुक्स लिखी है वो सारी फैमिली इस बात पे मुत्तफिक है कि जो एनुअल मैक्सिमम सीरीज है ना, ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज एनालिसिस, उसके लिए आपकी एस्टिमेशन टेक्निक टाइम सीरीज से सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि इनका ट्रेंड्स बड़ा मुख्तलिफ होता है। जो एनुअल मैक्सिमम सीरीज है ना, इसका ट्रेंड बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपकी ही पर्सनैलिटी जब शदीद गुस्से में होगी या शदीद खुशी में होगी तो वो आप नहीं होगी। वो होता बड़ा रेयर है, रेयर इवेंट्स भी कहते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स को, लेकिन असल में मिसाइल वही लम्हे जनरेट करते हैं, या बहुत शदीद गुस्से में या बहुत शदीद खुशी में आप कोई वादा कर लेते हैं या कोई बात कर लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आपकी डेली रूटीन होती है उससे बहुत डिफरेंट है। तो सेम इज द केस, जो एक्सट्रीम वैल्यूज एनालिसिस का इम्पैक्ट होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट होता है। सो इस अगर सीरीज को आप लेके चलते हैं तो पहला काम ये है कि आप इसको डिस्क्राइब करें, और ये डिस्क्रिप्शन की बात बोल में जस्ट इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि 10 दिन आप ये बड़ा मालूम होगा, फिर मैं चाह रहा हूं उसको जरा एक बार रिवाइज करा दूं ताकि अगले 2 घंटे की क्लास में हम उसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे तो वो यानी बहुत ज्यादा ना हो, उसकी तो सही ज्यादा हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर विजुअलाइजेशन भी आती है, तो विजुअली डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, प्रेजेंटेशन के अंदर भी विजुअलाइजेशन। लेकिन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में है लोकेशन, डिस्कशन और शेप। लोकेशन, डिस्कशन, शेप, यानी कि आपके पास ये 36 वैल्यूज हैं, इन 36 वैल्यूज की एक वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव लेके आओ, सो दैट ऑल दीज 36 ऑब्जर्वेशंस हैज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स दैट वैल्यू। उसके लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। आम तौर पे आप कौन सा यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन। सो अगर आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये स्टैट के अंदर, ये बेसिक स्टैट्स के अंदर ये डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करेंगे तो जिन वेरिएबल्स के अंदर डाटा की एंट्री होगी वो वेरिएबल्स इधर आपके हाईलाइट होंगे। इधर आपने डाटा एंट्रीज करनी है, ठीक है। स्टैट के अंदर जाएंगे और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाएंगे। बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बाद डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं,
स्टेटिस्टिक्स मीन मेजर्स, फॉर्मूलाज वो बताओ जिससे डाटा डिस्क्राइब होता है। सॉरी जी, ऐसे ही ऐसे। सो जिन वेरिएबल्स की डाटा एंट्रीज ऑलरेडी वर्कशीट के अंदर हुई होगी वो वेरिएबल्स हाईलाइट हो जाएंगी खुद ब खुद, और जितने वेरिएबल्स का आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है उनमें से डबल क्लिक करेंगे तो वेरिएबल इधर मौजूद है। सो अभी हम फॉर इंस्टेंस मैक्सिमास ऑफ मुल्तान को ले लेते हैं फॉर डिस्क्रिप्शन। ये ग्राफ्स हैं और ये स्टेटिस्टिक्स है, ये विजुअलाइजेशन है और ये फॉर्मल स्टेटिस्टिक्स। विजुअलाइजेशन मींस अगर आपने ट्रेंड्स और टेंडेंसीज की तस्वीरें देखनी है तो उसके अंदर हिस्टोग्राम ऑफ डेटा विद नॉर्मल कर्व। अब ये जो डेटा है मैक्सिमास वाला, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं है। ये डेटा क्वांटिटेटिव भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। अगर डाटा क्वांटिटेटिव हो और कॉन्टिन्यूअस हो तो फिर आप विजुअलाइजेशन के लिए हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम इज अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन of quantitative continuous random variable to observe their trends and tendencies. It's rather एक से ज्यादा होता है the results। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन हो क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल ज्ञान हो, क्वालिटेटिव प्रेफरेंस के लिए है कि या फिर आप बार चार्ट्स पे जाते हैं या फिर आप पाई चार्ट्स पे। अगर आपको गोल गोल चीजें ज्यादा पसंद है तो फिर आप पाई चार्ट्स पे जाते हैं, बिल्डिंग ज्यादा पसंद। पर चूंकि आपके क्वालिटेटिव ऑर्डिनल हो या नॉमिनल हो, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है ना, तो कैटेगरीज को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज रिप्रेजेंट करने के लिए गो विद आइदर बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स। प्रेफरेंस है ये। अब जाहिर है अगर आप जिद कर बैठे कि नहीं हमने इसकी हिस्टोग्राम बनानी है, आपने उसकी भी बात कर बनाना, बना दें। इनएडिक्वेट आपने टेक्निक लगाई, इनएडिक्वेट मतलब स्टैटिस्टिक्स में मना बनाई किसी चीज की नहीं लगा सकते। अब जिद में आगे नहीं हमने लगानी, लगा लें। इनएडिक्वेट टेक्निक है वो, इनएडिक्वेट का तो जाहिर है आपसे खुद ही ना जस्टिफाई, आपसे नहीं जस्टिफाई। सो क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस में आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सो हमारे पास क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो हम अगर चाहते हैं कि जी मैक्सिमास के हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व बन जाए तो ये हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व बन जाए। इस हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व को इंटरप्रेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन पूरे का समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है, इस ब्लू लाइन के अंदर लोकेशन भी शामिल है, इसके अंदर डिस्पर्शन भी शामिल है और इसी के अंदर शेप भी शामिल है। लिहाजा जब तक आपको लोकेशन का, डिस्पर्शन का और शेप का क्लियर आइडिया नहीं होगा तो फिर आप इसके ऊपर कमेंट्री करना आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इनमें ये अरिथमेटिक मीन है। आप मीडियन भी निकाल सकते हैं, आप मॉड भी निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इधर नहीं होंगे। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ लोकेशन इज अरिथमेटिक मीन। In case of biased data, you will prefer median, or in case of if you require most repeated values, ठीक है, फिर आप मॉड के ऊपर जाते हैं, most repeated, most frequent values. So हम for the time being चलते हैं जी मीन के ऊपर। So arithmetic mean को क्लिक करेंगे, it will provide you this mean 12.624. So this is a single numerical value 12.624 to represent these 36 values. जैसे क्लास में एक सीआर होता है, जैसे मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक प्रेसिडेंट, यू नीड अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू टू रिप्रेजेंट योर डेटा so that all the observations has a tendency towards that center. This is the definition of measure of location. So हमने डिस्क्राइब करना चाहा कि 36 वैल्यूज के ट्रेंड की समझ नहीं आ रही, लेट्स हैव अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सो ऑन द एवरेज इस स्टेशन के ऊपर
एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज है वो 12.624 मिलीमीटर ऑन द एवरेज, 12.624 मिलीमीटर। ठीक है, दिस इज मेजर ऑफ लोकेशन। हर वैल्यू मीन नहीं है, तो हाउ मच इज द डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, ये आपने मीन निकाल तो लिया एज रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज वन फीचर ऑफ द डेटा। इसको आप कहते हैं आपने लोकेशन का एक फीचर निकाल, बट दिस वन फीचर इज डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन, बट इट इज नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, सो यू नीड अदर फीचर्स। अगला फीचर डिस्पर्शन, हर वैल्यू अगर मीन नहीं है, हाउ मच इज द डेविएशन फ्रॉम मीन। एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए फिर आपको डिस्पर्शन भी जाना पड़ता है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर जो है वो कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इफ यू गो विद इट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी इंक्लूड कर लें। अच्छा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दोस्तों मिस द क्लास। अक्सर लोग वेरिएंस को लिख के कर रहे होते हैं, हालांकि वेरिएंस में यूनिट स्क्वायर हो जाता है। So variance is a measure of dispersion with the problem of interpretation that its answer is in the unit squares. So अगर आपकी series, sorry, variance is a measure of dispersion, but with the problem of interpretation because इसके साथ जो यूनिट लिखा जाएगा वो यूनिट स्क्वायर है। मिसाल के तौर पे वेरिएंस का जो भी आंसर आएगा साथ आप मिलीमीटर स्क्वायर डालेंगे, जब वो मिलीमीटर स्क्वायर है तो देन यू आर अनएबल टू इंटरप्रेट। इसलिए फिर आप इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ जाएंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3.779 मिलीमीटर। नंबर कटते हैं पेपर के अंदर यूनिट ना लिखने के। जिन मेजर्स के साथ यूनिट लिखना जरूरी है उन मेजर्स को टेक्निकली क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स। और जो यूनिट से आजाद मेजर्स हैं उनको क्या कहते हैं, रिलेटिव मेजर्स। अगर कोई मेजर एब्सोल्यूट है और आपने उसका यूनिट नहीं लिखा तो गलत किया, मुनासिब नहीं किया। ठीक, सो ऑन द एवरेज जो एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज इन मुल्तान है वो 12.624 मिलीमीटर है, with average dispersion around mean is 3.779 millimeter. हर वैल्यू मीन नहीं है, then what is the average dispersion around mean? ये आमतौर पे स्टूडेंट ये क्या एवरेज डिस्पर्शन होगी, या एवरेज डिस्पर्शन, क्योंकि डिस्पर्शन का मतलब है डेविएशंस के 10.4308 कितना डेविएटेड है मीन से। डेविएशन से मुराद होता है वैल्यू x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार। अगर आप मीन से डेविएशंस ले रहे हैं तो बोलेंगे वी आर टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम मीन, मीडियन से डेविएशंस ले रहे हैं तो बोलेंगे वी आर टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम मीडियन या मॉड या कुछ भी। सो जिस वैल्यू से आप डेविएशंस ले रहे हैं यू हैव टू मेंशन इन द डिस्पर्शन दैट हम वो जो डिस्पर्शन मेजर करने लगे हैं वो किस मेजर से डिस्पर्शन मेजर करने लगे। अगर नहीं मेंशन करते बाय डिफॉल्ट तो अंडरस्टूड है दैट यू आर टेकिंग द डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अगला फीचर शेप, कि आपने ये बता दिया कि सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है एज ए रिप्रेजेंटेटिव सो दैट ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स दैट सेंटर। फिर ये बता दिया हाउ मच इज द एवरेज डिस्पर्शन। नाउ कम्स स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, बिकॉज ये अगर आपको याद हो normality is a desire by dealing with univariable information। आप C2 के अंदर एक ही वेरिएबल है और उसको डील करने के लिए ये डिजायर है क्या, कि बिहेवियर नॉर्मल हो। ठीक है, आई डिजायर एवरी स्टूडेंट टू बी नॉर्मल इन द क्लास। डिजायर तो यही, एंड यू डिजायर एवरी टीचर टू बी नॉर्मल इन द क्लास। नॉर्मेलिटी जो है ना, एक चीज याद रखें, डिजायर तो है, नॉर्मेलिटी टेक्निकली भी समझनी है कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिस्टिक्स। एक नॉर्मेलिटी जनरल नॉर्मेलिटी है, कान दो हो, इधर ही लगे हुए हो, ठीक है जी, कद इतना होना चाहिए, जिसामत इस तरह की होनी चाहिए,
ये नॉर्मेलिटी के फीचर्स इन जनरल, बट विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर ऑफ द डाटा व्हाट नॉर्मेलिटी मींस, वो नॉर्मेलिटी है असल में this blue line is the normality, bell shaped curve. ये जो बेल शेप कर्व होती है इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप प्रीवियस डेटा के थ्रू फ्यूचर डेटा प्रेडिक्ट करते हैं। No, this does not relate with prediction. While describing the features of the data, is data normal? मतलब इसकी वजह क्या है इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल Great, good. Very good. Feeling आसान होती है, feeling आसान है. It's very easy to deal with the normality. लेकिन ये तो मैंने आपको कर्व बता दिखा दिया है, ये तो बहुत आसान है। साथ ही जब मैं कहता हूँ ना पेपर के अंदर कि मैंने एक्स एक्सिस बना दी, ये मैंने वाई एक्सिस बना दी, अब मैं कहता हूँ ये टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर आप नॉर्मल कर्व एक्सप्लेन करें, एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। स्टूडेंट कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आप ये हद तक तो ठीक होगा, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जानना है। सारी चीजें मैं नहीं बोलूंगा एज अ टीचर, कुछ एक्सप्लोरेशन आपकी अपनी भी है। अभी तो मैं बता देता हूँ क्योंकि इट्स बिगिनिंग, 3-4 वीक्स तो ऐसे ही चल हर चीज अनफोल्ड करेंगे आस्ते नहीं। एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यूज होती हैं और वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसीज। इस फिगर में आप देखें ना तो ये देखें आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी एनुअल मैक्सिमम सीरीज को अगर आप अलाइन करें ना तो कम से कम आपको 5 के करीब वैल्यू मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको 22 से शायद 5 के करीब वैल्यू। ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। हाउ टॉलर आर द बिल्डिंग मींस हाउ मच रेपिटेटिव दिस वैल्यू इज। कॉन्टिन्यूअस है तो जाहिर है एक वैल्यू बार बार नहीं आएगी, तो रेंज के हिसाब से चलना होगा कि 3.75 से लेकर 6.25 के दरमियान आपकी सिर्फ एक ही वैल्यू। ये बेन समझ आ रही है बात? इस रेंज के अंदर 6.25। अच्छा, ये बिन्स आप सॉफ्टवेयर ने अपनी मर्जी से बनाए, आप अपनी मर्जी के भी बना सकते हैं। इन बिन्स को बनाना और उनकी फ्रीक्वेंसीज की बिल्डिंग को खड़े करने को टेक्निकली कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिन्स बनाना और इनकी बिल्डिंग बनाना, इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ द फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डेटा। ग्रुप्स क्यों बनाने पड़े? क्योंकि डेटा कॉन्टिन्यूअस है। अगर डेटा कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो सिंगल वैल्यू बार बार नहीं आती, आपको रेंज देनी पड़ती है, इस रेंज से इस रेंज तक, इस रेंज से इस रेंज तक, इस रेंज से इस रेंज तक, इस रेंज से इस रेंज। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ 1.5 और 2 डिग्री, डज नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। अगर आपको पता है टेम्परेचर कल 1 था और आज 2 होगा तो आप तैयारी 1 और 2 के हिसाब से सेम ही करेंगे, ठीक है? तो रेंज देनी पड़ती है, इसलिए ये बिन्स है। ये आप खुद भी बना सकते हैं, खुद बनाएं तब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर बनाएं तब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिन्स, इन बिन्स को भी टेक्निकली, इन रेंजेस को टेक्निकली कहते हैं क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स ये पहले बनानी पड़ती थी, जब ये सॉफ्टवेयर नहीं होते थे तो पहले क्लास लिमिट्स बनानी पड़ती जी, ये लेकिन अभी तो सॉफ्टवेयर ने खुद बना दिया था, वरना ये क्लास लिमिट्स along with their frequencies. The pictorial representation of frequency distribution is called histogram. Pictorial representation of frequency distribution is called, ऊंचा बोले, सवाब मिलेगा,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटेशन की एक शक्ल है। I presented this data in this fashion. कोई फर्क नहीं है, ये जो दूसरा कॉलम मैंने आपके सामने इधर प्रेजेंट किया और ये जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूं इसके अंदर, these are ways of presentation of data. वैल्यूज को एज इज प्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? ये जो कॉलम 2 को सिर्फ देखें और मैंने वैल्यूज को एज इज प्रेजेंट कर दिया है, इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? तो क्या लगाएं? ये जो प्रेजेंटेशन है इसको क्या कहते हैं? ऐसे रॉ डेटा, इसको टेक्निकली कहते हैं रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा। प्रेजेंटेशन, मेरे पास 36 वैल्यूज हैं या मेरे पास 36,000 वैल्यूज हैं, वेरिएबल क्वालिटेटिव है, वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, जो वैल्यूज आ गई मैंने एज इज कुछ नहीं किया, उनको प्रेजेंट कर दिया। इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड, कोई ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन बिन्स में ग्रुप्स बन गए हैं। इस रेंज से इस रेंज तक इतनी फ्रीक्वेंसी, इस रेंज से इस रेंज तक इतनी फ्रीक्वेंसी। सो क्लास लिमिट्स along with their frequencies, इस रेंज से इस रेंज तक ये फ्रीक्वेंसी, इस रेंज से इस रेंज तक ये फ्रीक्वेंसी, क्लस्टर्स along with their frequencies तो क्या कहते हैं? ग्रुप डेटा। हमने ग्रुप कर दिया, उसी का दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे डाटा क्वालिटेटिव हो, चाहे डाटा क्वांटिटेटिव। How many males are there in this class? How many females are there in this class? Say 4 and say 14. ये gender है, ये उसकी frequency है. This is frequency distribution, gender, class of climate change and sustainability. So presentation. How you are presenting the information in terms of values only, ungrouped, or in terms of groups along with their frequencies, उसका एक तरीका ये हिस्टोग्राम है। पिन्स बना के उसकी फ्रीक्वेंसीज की जगह परसेंटेजेस भी डाल सकते थे, जो प्रेफरेबली अच्छी बात होती है, क्योंकि परसेंटेजेस से लोगों को जल्दी समझ आती है। इस ग्रुप के अंदर कितने परसेंट वैल्यूज हैं, इस ग्रुप के अंदर कितने परसेंट वैल्यूज हैं। तो इस सारी सीरीज के अंदर 11.25 से 13.75 के दरमियान 11 वैल्यूज लाई करती हैं डेटा की। ये जो बिल्डिंग्स हैं, आइडियली इनको नीली लाइन के पैटर्न को फॉलो करना चाहिए था, आइडियली। इस तरह से आइडियली आपको पहले साल में ये करना चाहिए था, दूसरे साल में ये करना चाहिए था, तीसरे साल में ये करना चाहिए था। आइडियली डिफाइंड है हर चीज। कोई कहे नहीं मुझे नहीं पता मुझे क्या करना था। इफ यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द एक्चुअल सिमेट्री डिफाइंड, नॉर्मेलिटी डिजायर है। सारी दुनिया को पता है ऐसे करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था,
नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, यू आर डेविएटिंग। तो नॉर्मेलिटी समझना इतना जरूरी है जितना वजू नमाज के लिए, वरना मॉडलिंग की समझ नहीं आती। वाई वी आर चूजिंग दिस मॉडल, वाई वी आर चूजिंग दिस मॉडल, वाई वी आर चूजिंग दिस मॉडल। नॉर्मेलिटी टेक्निकली दो चीजों का मजमूआ है, क्योंकि नॉर्मेलिटी असल में एक मॉडल का नाम, और वो मॉडल कोर्स का पार्ट है, उसका नाम क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका दूसरा नाम क्या है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। आप जाके बाहर से पूछें व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। जी कैसे बचपन में किसी का नाम होगा कोई, बाद में सही नाम दोबारा करना होता है, दो दो तीन तीन चार चार नाम होते हैं, दोस्तों क्या रखेंगे, कोई और नाम चल रहा होता है, याद रखो तो हमको अलग से सॉरी मैं कैसे वो तो चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली यही गॉसियन और नॉर्मल ये ऐसे ही हल्कों में नाम चल रहा है, चीज एक ही। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक मॉडल है जिसके दो पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स हैं उसके? कौन कौन से? लोकेशन और स्केल। स्केल जिसको कहते हैं डिस्पर्शन। उर्फे आम में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो पैरामीटर्स हैं नॉर्मल के, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आखिरी बात है, लोकेशन और स्केल। तो लोकेशन वाले पैरामीटर का नाम है अरिथमेटिक मीन, और स्केल वाले डिस्पर्शन वाले पैरामीटर का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि आखिरी बात यह है, जो भी डाटा का मीन होगा, आइडियली बता रहा हूं, नीली लाइन आइडियल है, बिल्डिंग्स आइडियल नहीं है। इधर देखें ना, ये डेविएट हो रहा है, डेविएट हो रहा है, ये ठीक है, डेविएट हो रहा है। आइडियली जो डिस्पर्शन अराउंड मीन है, पॉइंट शुड बी मिरर इमेज टू ईच अदर, मिरर इमेज टू ईच अदर। measure of location must act as a mirror। जैसे आपकी पूरी बॉडी का शेप अप होना है, फ्रॉम द टिप ऑफ योर नोज आपके बॉल्स इक्वी डिस्टेंट है, आई बॉल्स, ये ईयर्स, आप चलते हुए अपनी देखें सारा सीन, आप बॉडी के सारे सेगमेंट्स लेफ्ट वर्सेस राइट, आइडियली टिप ऑफ द नोज से आप मेजर करें। सिमेट्री, इसलिए को कहते हैं सिमेट्री है, सिमेट्री, कायनात पूरी सिमेट्री है। There is a location and dispersion around that location points are mirror image to each other. Or the combination of location and dispersion is called normality. So assignment reading part के through या generative AI के through, ठीक है? What is a normal distribution? What is a normal distribution? Or what is a Gaussian distribution? ये एक पेज लिख के लाना है हाथ से, जी जी अपने हाथ से, और कलम खुद जनरेट करें जनरेटिव एआई से। नहीं नहीं, सिर्फ एक पेज ना, सिर्फ एक पेज, ये वाला जो भी आप नोटबुक यूज करते हैं, अब कल को परचेज कर लीजिएगा छोटी से छोटी बेशक, उसका एक पेज, वन साइड इनफ। जज़ाकल्लाह, सी यू नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अटेंडेंस बेटा कैसे लगाए? अटेंडेंस मैनुअली लगाए ना जी, सारे अटेंडेंस, ये सारे आए, घबराए नहीं।